चैनल बायो क्लासेस चैनल में आप लोगों का, सभी बच्चों का आपके चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का लेक्चर, जो कि है चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इस बीमारी कोविड-19 के वजह से, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो एनसीईआरटी ने बहुत से चैप्टर्स को कट कर दिया है। इस चैप्टर में भी हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन पार्ट को कट कर दिया गया है। आपको बोर्ड्स के लिए केवल हेरिडिटरी पार्ट को पढ़ना है, इसलिए आज हम इस लेक्चर में केवल हेरिडिटरी की बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटरी पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसमें शेयर करें, इससे और बच्चों को भी इससे मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10। अब आप ये कैरेक्टर्स और ट्रेड्स क्या होते हैं, जो भी रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स होते हैं, जो भी फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे बालों का रंग है, आँखों का रंग है, या स्किन का कलर है, ये सारे क्या हैं? शेप ऑफ नोज है, शेप ऑफ ईयर्स है, हाइट है, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स या ट्रेड्स। इस तरह से हजारों ट्रेड्स किसी इंसान में होते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी क्या है? हेरिडिटी होती है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, जो कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जो पेरेंट्स से ट्रेड्स या कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, उनको, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। मतलब हमें कहें कि अगर मुझे कहना हो कि मेरा कलर पापा जैसा है, तो मैं ये कहूँगी दैट इज अ हेरिडिटरी कैरेक्टर। ओके, तो ये एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है। हेरिडिटरी मतलब कि जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं जो कैरेक्टर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स। गैमीट्स आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ओवा और स्पर्म, ये उसमें ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लिंक करते हैं। ठीक है, माता पिता से बच्चों में ये कैरेक्टर्स आते हैं, इसलिए ये माता पिता से एक तरह से लिंक होते हैं थ्रू हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। वेरिएशन, जो भी हमें लक्षण माता पिता से मिलते हैं या कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो बिल्कुल हूबहू वही नहीं होते हैं। बिल्कुल बेटे की शक्ल पिता की तरह नहीं होती है, बेटी की शक्ल माँ की तरह नहीं होती है, या पिता की तरह नहीं होती है, या कलर कॉम्प्लेक्शन या कुछ भी बारे में बात करें हम, तो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। ये क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, और जितने भी भाई बहन होंगे सब में डिफरेंसेस होंगे, सबके कैरेक्टर्स जो होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, बहुत से सिमिलर होंगे लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो कभी भी ट्रू कॉपी ऑफ पेरेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? लेकिन क्योंकि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बनते हैं क्रॉसिंग, क्रोमोसोम के क्रॉसिंग ओवर के वजह से इनमें सेम कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर, वहाँ पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है एज सच पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, और वो जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, जो डॉटर सेल्स बनती हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी होती हैं पेरेंट की। ठीक है, तो उनमें वेरिएशन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पर वेरिएशंस पाए जाएंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जैसे कि जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में ये मिक्स करते हैं, कुछ पोर्शन इसका टूट के इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा, इसका कुछ पोर्शन टूट के इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर।
ठीक है। मियोसिस प्रोसेस में जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके वजह से वेरिएशंस होते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, जैसे ईयर लोब्स, ये फिगर दिया हुआ है, किसी के ईयर लोब्स जो होते हैं वो डिटैच्ड होते हैं, किसी के ईयर लोब्स होते हैं चिपके हुए रहते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन होते हैं, किसी कोई बहुत गहरे रंग का होता है, कोई ब्राउनिश व्हीटिश होता है, डस्की होते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं स्किन के, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस हैं, आई के डिफरेंट कलर्स हैं, हाइट है, चिन किसी की पॉइंटेड होगी, किसी की क्लिफ्ट शेप होगी, हेयर कलर्स हैं, हेयर टाइप्स हैं, नोज है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर इनमें लिखे हुए और कुछ फिगर्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं। Accumulation of variation during reproduction. जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो ऑफस्प्रिंग्स में कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं, क्योंकि डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं होते हैं। ये वेरिएशन अभी बताया आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। कुछ वेरिएशंस जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, जैसे बहुत सारे वेरिएंट्स बने, अगर ऑफस्प्रिंग्स बने तो कुछ वेरिएशंस जो होंगे वो ऐसे होंगे कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर हो और वो एनवायरनमेंट में और अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। लेकिन कुछ वेरिएशंस, कुछ कैरेक्टर्स अगर ऐसे डेवलप हो गए ऑफस्प्रिंग्स में जो कि पेरेंट्स से अलग थे, लेकिन वो एनवायरनमेंट को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, एनवायरनमेंट के चेंज को वो एडजस्ट उसमें नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और वो धीमे धीमे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से वेरिएशंस जो होते हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं चाइल्ड में, बहुत से वेरिएशंस ऐसे होंगे जो यूजफुल होंगे, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लें वो यूजफुल हैं, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट ना कर पाए वो धीमे धीमे विलुप्त हो जाते हैं। अब है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। जो कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जो भी लक्षण की बात कर रहे हैं, ये होते कहाँ पर हैं? ये होते हैं हमारे डीएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है। डीएनए क्या है? जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। 1 पेयर अगर फीमेल है तो XX होगा और मेल है तो XY क्रोमोसोम होगा, और 22 पेयर्स मीन्स 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो सेक्स से रिलेटेड नहीं होते हैं। इन सारे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, पेयर्स वालों का एक जैसे होता है। जैसे एक पेयर है तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, इसको कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए पहला क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, अगर ये दोनों होमोलोगस हैं तो ये एग्जैक्टली सेम होंगे, ये हैं तो ये एग्जैक्टली सेम होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। इस तरह से कितने पेयर्स हैं? 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और जो लास्ट 23 पेयर क्रोमोसोम होगा वो फीमेल्स में तो एग्जैक्टली सेम होगा, एक्स, क्योंकि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, लेकिन मेल्स में एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, उसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है एक्स से, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टर्स कहाँ पे होते हैं? ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक क्रोमोसोम, हम एक क्रोमोसोम की बात करें, ये एक क्रोमोसोम है, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ये है, ओके। एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम नहीं है, ये एक क्रोमोसोम है, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसा है। कैसे? ये एक क्रोमोसोम में दो आर्म्स होते हैं, ये है क्रोमेटिड्स, जिनको हम कहते हैं दो क्रोमेटिड्स होते हैं। ये क्रोमेटिड्स बीच में एक जगह से जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर,
यहाँ पे जुड़े हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड है। अब ये क्रोमेटिड में, एक एक क्रोमेटिड में डीएनए होता है। ठीक है, दिख रहा है लूप फॉर्म, ये क्या है? डीएनए। तो ये डीएनए बहुत लंबा है और ये हेलिकल शेप ऐसे होता है। ठीक है, लंबा होता है, हेलिकल शेप होता है। तो क्रोमोसोम बने किससे हैं? क्रोमोसोम बने हैं डीएनए से। अब इन डीएनए पर इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत सा पार्ट डीएनए का ऐसा होता है जो यूजफुल नहीं होता है, जिसपे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन वो सीक्वेंस प्रेजेंट है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है डीएनए जो यूजफुल होता है और जिसमें इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस पार्ट को, डीएनए के उस पार्ट को जिसमें की इंफॉर्मेशन है, किसकी इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है कैरेक्टर्स की। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? जीन। ठीक है, तो जीन क्या है? जीन जो है वो एक डीएनए की एक यूनिट है जिसमें कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसकी वजह से ही कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, इसमें चाइल्ड में। ओके, तो और ये क्रोमोसोम होता कहाँ पर है सेल में? ये क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ड्यू टू द फैक्ट। जो इनहेरिटेंस होता है वो जो क्रोमोसोम आते हैं बच्चे में, ऑफस्प्रिंग्स में, वो दोनों तरफ से आते हैं। आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, उसमें बात हुई थी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स या एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कहाँ से आते हैं? ये आते हैं फादर से और मदर से। इसलिए जेनेटिक मटेरियल जो सन में या डॉटर में आ रहा है वो दोनों से आ रहा है, फादर से भी आ रहा है और मदर से भी आ रहा है। तो जब क्रोमोसोम दोनों से आ रहा है तो कैरेक्टर्स भी दोनों से बच्चे को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका डिटेल में सेल है, सेल के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं? ये डीएनए से बने हुए हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का कुछ पार्ट जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है उसे हम कहते हैं जीन्स। नेक्स्ट है मेंडल। मेंडल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें, मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की। सिस्टमेटिक स्टडी मतलब कि किस तरह से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर, इसका कोई तरीका तो होगा, किस कॉम्बिनेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। कभी कोई ट्रांसफर हो जा रहा है, कभी कोई ट्रांसफर, तो ये इसका पैटर्न क्या है, इसका मैथमेटिकल रीजन क्या है कि किस तरह से ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सबसे पहले स्टडी की ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने काम किस पे किया? इन्होंने पी प्लांट, मटर पे, ठीक है, पाइसम सेटाइवम, इन्होंने इस प्लांट को चूज किया अपने रिसर्च पर्पस के लिए। इस प्लांट को चूज करने का रीजन क्या था? ये रीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रीजन, इन्होंने इस प्लांट को ही क्यों यूज किया? इन्होंने इस प्लांट को ही यूज किया क्योंकि इस प्लांट में बहुत से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कुछ प्लांट लंबे थे, कुछ प्लांट छोटे थे, किसी में पर्पल फूल थे, किसी में व्हाइट फूल थे, किसी के जो पॉड्स थे वो पिचके हुए थे, किसी के पॉड्स फूले हुए थे। तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एकदम सामने से ऑब्वियस थे। तो इसलिए इस पे स्टडी करना, इस पे रिजल्ट आना तरह तरह के ज़्यादा अच्छा था। और ये सेल्फ पॉलिनेटिंग थे। ठीक है, इनमें पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स वो खुद के एंथर से अपने खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे ही ट्रांसफर होते हैं, जब तक कि हम उस पे मैनुअल वे से क्रॉस पॉलिनेशन ना कराएं। लाइफ स्पैन इनका छोटा था। लाइफ स्पैन छोटे होने से क्या होता है, 6 महीने का लाइफ स्पैन है कि हम बहुत सारे रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी देख सकते हैं। अगर लाइफ स्पैन बड़ा हुआ, 2 साल का लाइफ स्पैन है तो हम एक साइंटिस्ट को 2-3 साल वेट करना पड़ेगा एक जनरेशन के रिजल्ट पाने के लिए। 6 महीने का है, एक जनरेशन का रिजल्ट उसे 6 महीने में मिल गया, नेक्स्ट जनरेशन का रिजल्ट उसे अगले 6 महीने में मिल गया, तो एक साल में उसको 2 जनरेशन के रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी लाइफ पे,
तो ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल्स ले जाते हैं जिनकी लाइफ स्पैन छोटी है। इन्होंने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स हैं उसको डिटरमाइन किया। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एजुकेट हुए थे मॉनेस्ट्री में, और उसके बाद ये साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेना गए। वहाँ पर फेलियर इन्हें मिला फॉर टीचिंग सर्टिफिकेट, बट उन्होंने अपने आप को सप्रेस नहीं किया, उन्हें अपने ज़ील को कायम रखा और फिर से ये मॉनेस्ट्री में गए और वहाँ पे उन्होंने मटर उगाना शुरू किया। इसके पहले बहुत से साइंटिस्ट ने, बहुत से लोगों ने मटर पे काम किया था, लेकिन मेंडल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइंस और मैथ्स को, बायोलॉजी और मैथ्स को जोड़ करके एक रूल निकाला कि किस तरह से कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, अब हम इनके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे अपनी स्टडी के लिए। उन्होंने कंसिडर किया था दो तरह के प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो लंबे हैं, छोटे हैं, ठीक है, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिनकी शीट शेप राउंड है, कुछ की अगले की जिसकी शीट शेप रिंकल्ड है, सिकुड़े हुए हैं, सीड कलर येलो है, सीड कलर ग्रीन है, सीड कोट ग्रीन है और सीड फ्लोट वाइट है। पॉड, मटर का पॉड जो है वो इनफ्लेटेड है और मटर का पॉड जो है वो इस तरह का है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉड का कलर ग्रीन और कुछ पेड़ ऐसे थे जिनके पॉड का कलर येलो था। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, एक्सिस से निकल रहे हैं। कुछ फूल ऐसे थे जिनके जो फ्लावर जो है वो टर्मिनल रीजन से निकलते थे। तो इन्होंने इस पेयर्स में ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर ऑफ प्लांट्स लिए, ठीक है। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये डोमिनेंट ट्रेड है और नीचे जो दिया हुआ है ये रेसेसिव ट्रेड है। रेसेसिव ट्रेड मीन्स वो ट्रेड जो सप्रेस्ड फॉर्म रहते हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगा, जो सप्रेस्ड फॉर्म में रहते हैं। डोमिनेंट, अगर इनकी प्रेजेंस है, इनके जीन्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये जीन अपने आप को उभार नहीं पाते हैं और ये अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब फैक्टर्स, मेंडल ने जीन्स को ना फैक्टर से रिप्रेजेंट किया, उन्होंने जीन्स टर्म नहीं यूज किया था, उन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया था। उन्होंने बताया है कि फैक्टर जो कैरेक्टर, जो जीन्स मतलब फैक्टर्स या जीन्स जो होते हैं जिनमें कैरेक्टर होता है वो आते हैं हाइब्रिड, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग से आ रहे हैं, पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे, ये हाइब्रिड होंगे। लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, चाइल्ड में आया तो वो हाइब्रिड फॉर्म में है, ठीक है। जब वो चाइल्ड बड़ा होगा, रिप्रोडक्टिव एज में आएगा और जब वो गैमीट फॉर्मेशन करेगा, मतलब क्या तो एग या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, उस टाइम पर ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स व्हाट, कैरेक्टर्स किसमें प्रेजेंट है, फैक्टर्स में या जीन से प्रेजेंट है, वो क्या होंगे, अलग होंगे, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये उन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने बताया मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट को सेलेक्ट किया उन्होंने, हैविंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टर और टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट। उन्होंने जब एक कैरेक्टर को कंसिडर करके, जैसे एक कैरेक्टर को कंसिडर उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट। जब एक कैरेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस कराया जाता है और उसके रिजल्ट देखे जाते हैं तो इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करके क्रॉस कराया जाए और उसके रिजल्ट दोनों के देखे जाएं, दोनों कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हुए, उसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट लॉ को समझने के लिए उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, समझाने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। उन्होंने क्या किया है, एक
टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट, जिसमें कि एलील क्या है टीटी, और प्योर शॉर्ट प्लांट जिसमें एलील क्या है स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस कराया। अभी आपको एलील बताना है, एलील क्या है। जैसे पहले तो ये समझ लीजिए कैसे हो रहा है। एक क्रोमोसोम मान लेते हैं ये, ठीक है, क्रोमोसोम बहुत सारे हैं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसपे कि जीन प्रेजेंट है टॉलनेस का। मान लीजिए कि 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें से ये एक पेयर की हम बात कर रहे हैं। इस एक पेयर में क्रोमोसोम में, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमेटेड नहीं है। अब इसको माइन्यूटली अगर हम देखेंगे ना, तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटेड होंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ये एक क्रोमोसोम है। इस एक क्रोमोसोम में ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी तरह का डुप्लीकेट क्रोमोसोम ये है होमोलोगस क्रोमोसोम में। इस एक क्रोमोसोम में कोई जीन मान लीजिए टॉलनेस का प्रेजेंट है, कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है। अब ये जीन क्या है, जीन जो है डीएनए का सीक्वेंस है, कैपिटल टी कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है। सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस जो होते हैं ना, ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड जब आप पूछेंगे क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है, जैसे कि हिंदी के इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं, 26 है ना, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना करके बहुत सारे वर्ड्स बनाते हो। उसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए होता है ना, वो 4 ए जी टी और सी, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ए जी टी सी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिससे मिल करके ये पूरा डीएनए बनाता है। तो एक सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ए टी टी सी जी, ए जी जी टी 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 टी, ए सी सी सी, कुछ भी, जी टी सी सी, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा सीक्वेंस, यही सीक्वेंस पर मिल करके लंबा सा ये बनाता है डीएनए। तो इसमें से कुछ सीक्वेंस का जो कुछ पोर्शन होता है ना, ये आगे जाकर के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कहते हैं जीन्स। और कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं, सच पड़ा होता है, जो कि कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो यूजलेस होता है, ठीक। अब ये मान लीजिए ये सीक्वेंस है, ये निर्धारित कर रहा है टॉलनेस, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस ऑफ प्लांट के लिए। अगर ये सीक्वेंस प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल टी, मतलब ये है तो पौधा लंबा होगा। अगर इसी का एलील यहाँ पे होता है, एलील मतलब सेम पोजीशन पे सेम टाइप के जीन्स होंगे, या तो एकदम सेम हो, कैपिटल टी है, कैपिटल एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है तो कैपिटल टी हो गया। अगर थोड़ा सा अल्टरनेशन है तो ये कैपिटल टी नहीं होगा, ये स्मॉल टी होगा। और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पौधे के लंबे होने के लिए, ये पौधे के छोटे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब तो सेम पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एलील, ठीक है। अब प्योर टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट हमने कहा कि टीटी मतलब उसमें जो जो उसका वो था, जो ये प्लांट था, उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम था, ठीक है, न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम था जिसपे कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे यहाँ पर भी कैपिटल टी है और यहाँ पर भी कैपिटल टी है। ऐसा पौधा लिया। दूसरा पौधा लिया जिसके क्रोमोसोम में, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में इस पोजीशन पे, पोजीशन वही रहेगी, यहाँ पर स्मॉल टी था और यहाँ पर भी स्मॉल टी था। तो ऐसा पौधा कैसा था, ऐसा पौधा ड्वार्फ था, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस कराया, इसको और इसको क्या कराया, क्रॉस कराया, इन दोनों को क्रॉस कराया, इन दोनों को क्रॉस कराया गया। अब आगे देखिए, एक पौधा कैपिटल टी था, दूसरे में स्मॉल टी था। इन दोनों को जब क्रॉस करें, अब क्रॉस कराने के लिए क्या होगा, क्रॉस कराने के लिए पहले फीमेल जो होंगी वो एग बनाएंगी तब, ठीक है, और मेल्स जो होंगे वो स्पर्म बनाएंगे। तो जब ये स्पर्म बनाते हैं
तो स्पर्म में क्या होगा, दोनों में स्पर्म्स में एक में कैपिटल टी आ जाएगा, एक में कैपिटल टी आ जाएगा। जब एग्स बनेंगे तो दोनों एग्स में एक में स्मॉल टी आएगा और अगले में भी स्मॉल टी आएगा। सेपरेट हो गए यहाँ पे। कब सेपरेट हुए, गैमीट फॉर्मेशन के समय सेपरेट हुए। यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है, कि गैमीट फॉर्मेशन के समय कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स किसके वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन की वजह से, वो सेपरेट हो जाते हैं। यही फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होगा क्या। जब ये सेपरेट हो गए तो ये मेल में, मान लीजिए मेल प्लांट था, ये कुछ भी हो, ये फीमेल भी हो सकता है, ये मेल हो सकता है, या ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है। मान लेते हैं कि ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। तो मेल में जो स्पर्म्स बने, एक कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी। फीमेल में जो स्पर्म्स बने, एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। अब क्या बने, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये स्पर्म्स बने। एग्स बनी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये इससे जुड़े, ये पॉसिबिलिटी होगी, या ये इससे जुड़े, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये इससे जुड़े, या ये इससे जुड़े। चारों केसेस में बनेगा क्या, ध्यान से देखेंगे। चारों केसेस में बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उसका जीन कैसा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन है, पहली जनरेशन है। पहली जनरेशन में जितने बने सबका क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, जेनेटिक। तो अब लेकिन जब हम बाहर से देखेंगे ना, तो ये सारे पौधे हमें बड़े दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे। ये टॉल क्यों है, टॉल इसलिए है क्योंकि इसमें कैपिटल टी आया है, इसमें कैपिटल टी आया है, इसलिए टॉल है, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी के प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। स्मॉल टी का कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फनेस का, लेकिन वो तभी अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करेगा जब वो अकेला हो। स्मॉल टी के साथ हो तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब वो कैपिटल टी के साथ होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, छुपा रहता है, इसलिए उसको कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। और कैपिटल टी जहाँ रहेगा वो शेर की तरह रहेगा, वो खुद ही एक्सप्रेस करेगा, इसलिए ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स। लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। ये है तो टॉल प्लांट, लेकिन इसमें जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टॉल प्लांट है, ये प्योर टॉल प्लांट है, इसमें जीन्स क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब जब नेक्स्ट जनरेशन होगी, अब ये प्लांट हो गया, अब फिर जब ये मेच्योर होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर से गैमीट्स बनाएंगे। इस केस में ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मान लीजिए स्पर्म बनाया, एग बनाया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो एग में एक एग कैपिटल टी वाला होगा, एक एग स्मॉल टी वाला होगा, एक स्पर्म कैपिटल टी वाला होगा, एक स्पर्म जो होगा या मेल गैमेट जो होगा स्मॉल टी वाला होगा। अब इसमें कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं, या ये इससे जुड़े, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, या तो ये इससे जुड़े, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये अगर इससे जुड़ता है तो कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल पहले लिखते हैं, ये अगर इससे जुड़ता है तो बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें एक कैपिटल टी वाला है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं और एक स्मॉल टी वाला है। लेकिन ये तीनों टॉल हैं और ये केवल शॉर्ट है। जो ये तीनों टॉल है ना, दिखने में टॉल दिख रहे हैं, तो इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3 ये और 1 ये, 3:1। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन्स में जो डिफरेंस है, एक ये है तो 1 और 2 ये हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक ये है स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1, ओके।
वही चीजें लिखी हुई हैं। टॉल प्लांट, सारे फर्स्ट जनरेशन में उसे जितने पौधे मिले सारे टॉल मिले। F2 जनरेशन में 3 लंबे मिले और 1 छोटा मिला, लेकिन जो उनके जीन्स का रेशियो था वो क्या था, 1:2:1। एक बड़ा चीटी, 2 ये और एक ये। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हाइब्रिड कंडीशन में, जो एक्सप्रेस करते हैं उनको कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। और जो सप्रेस हो जाते हैं उनको कहते हैं रेसेसिव ट्रेट। इसमें स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव ट्रेट। अब सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि जो गैमीट्स बन रहे हैं ना, ये गैमीट्स जो बनते हैं, जैसे कि उसमें बना था कैपिटल टी अगर है, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में था, कैपिटल टी स्मॉल टी जनरेशन में था, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। मतलब ये इससे भी जुड़ सकता है, 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 ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट होते हैं ये रिकम्बिनेशन के लिए, इसी को कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन हाइब्रिड असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन जब होता है उस टाइम, और ये अलग होते हैं, और फर्टिलाइजेशन होता है तो ये किसी से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डाइड हाइब्रिड क्रॉस का सहारा लिया। जब दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करते हैं तो उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, मटर का राउंड और येलो मटर लिए, और दूसरा मटर लिया उन्होंने ब्रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, सिकुड़े हुए और ग्रीन मटर लिए। जो राउंड और येलो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, मतलब उसके प्रेजेंस में अगर ये जीन प्रेजेंट होगा तो एक्सप्रेस यही होगा। ठीक है, ब्रिंकल्ड ग्रीन, दोनों ये जो कैरेक्टर्स थे ये रेसिसिव थे, रेसिसिव को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। राउंड जो था वो ब्रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट था, और येलो जो था वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट था। अब उन्होंने किया क्रॉस। उन्होंने पहले पेरेंट कौन सा लिया, राउंड एंड येलो, और स्प्रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये रेसिसिव कैरेक्टर्स थे। F1 जनरेशन में क्या होगा, जो इसके गैमेट्स जो अलग, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, क्रोमोसोम ये है, तो इस पे क्या है, आर है, और यहाँ पे क्या है, वाई है। ठीक है, एक पेरेंट ये हो गया, एक पेरेंट ये हो गया। इसमें क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो जब इसके गेमीट्स बनेंगे तो यहाँ से ये सेपरेट होगा, यहाँ से ये सेपरेट होगा। गेमीट्स बनेंगे कौन कौन से, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये गैमीट्स बनेंगे ना। तो एक गैमीट ये बना, एक गैमीट ये बना, एक गैमीट ये बना, एक गैमीट ये बना। मान लेते हैं ये फीमेल है, तो फीमेल में एक एग ये बना, एक एग ये बना। मान लेते हैं ये मेल है, तो एक स्पर्म ये बना और एक स्पर्म ये बना। अब जब ये कॉम्बिनेशन फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये इससे भी जुड़ सकता है, ये इससे भी जुड़ सकता है, ये इससे भी जुड़ सकता है, और ये इससे भी जुड़ सकता है। किसी भी केस में बनेगा क्या, इससे जोड़ के देखिए तो बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। हर केस में यही बनेगा F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में जो ऑप्शनल बनेंगे वो सारे यही होंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब ये, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कैपिटल आर जब प्रेजेंट है मतलब राउंड है, और कैपिटल वाई जब प्रेजेंट है मतलब येलो है, तो ये जो सीड होगा कैसा होगा, राउंड होगा और येलो होगा। अब इसमें से हम कुछ मेल सीड्स को लेंगे, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, उसको जब हम सेग्रीगेट करेंगे
मेल और प्लांट और फीमेल प्लांट को लेकर के जब उसमें जब क्रॉस कराएंगे तो इसके वो क्या क्या बन सकते हैं, स्पर्म्स और एग्स क्या क्या बन सकते हैं, या मेल गैमेट या फीमेल गैमेट क्या क्या बन सकते हैं। अब ये आर आर है, आर आर, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें क्या बन सकता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये स्पर्म हो सकता है, या क्या स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये स्पर्म हो सकता है। या फिर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये सेगमेंट कट के यहाँ आ जाए और ये सेगमेंट कट के यहाँ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो गया ना, ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो गया। इस केस में अब जब ये अलग होंगे तो क्या बनाएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो चार तरह के स्पर्म्स बनेंगे जिनका जीन क्या क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी तरह एग्स भी इसी तरह बनेंगे। तो जब चेकर बोर्ड बनाते हैं तो जैसे चार बने तो हम ऐसा चेकर बोर्ड बनाते हैं, या प्यूनिट स्क्वायर इसको कहते हैं, क्योंकि प्यूनिट ने सबसे पहले बनाया था, ब्यूनिट साइंटिस्ट ने, तो इस तरह से स्क्वायर बनाते हैं। इस तरह से ये स्पर्म्स मेल गैमेट्स बने और इस तरह के जीन वाले फीमेल गैमेट्स बने। अब इसको इससे कराइए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको इससे कराएं तो ये बनेगा। इसको इससे कराएं तो ये बनेगा। इसको इससे कराएं तो ये बनेगा। सिमिलरली इसको इससे कराया तो ये बना, इसको इससे कराया तो ये बना, इसको इससे कराया। इस तरह से ये 16 ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे जिनके जीन्स ऐसे होंगे। जहाँ पर भी कैपिटल आर प्रेजेंट है वो सारे सीड्स क्या होंगे, राउंड होंगे। जहाँ पर भी एक भी कैपिटल वाई प्रेजेंट है वो सारे सीड्स क्या होंगे, येलो होंगे। जहाँ पर स्मॉल आर है, दोनों आर जो है वो स्मॉल है, तो वो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। और अगर दोनों वाई जो हैं वो कैपिटल है तो येलो होगा, ठीक है। और दोनों वाई में से एक वाई कैपिटल है तो भी येलो होगा, और दोनों वाई अगर स्मॉल है तो ग्रीन होगा, ठीक है। दोनों वाई अगर स्मॉल है तो ग्रीन होगा, और क्या एक भी कैपिटल आर है तो वो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसका इस तरह से इनका जीनोटाइप होगा, ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो 9 थे, 16 टोटल बने, जो 9 थे ना रिजल्ट में, 9 में कम से कम एक कैपिटल आर था और एक कैपिटल वाई था। कौन कौन से हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई कम से कम है। तो ऐसे बनेंगे राउंड और येलो। अगर कैपिटल आर है लेकिन वाई स्मॉल है तो कैसे होंगे, वो राउंड होंगे लेकिन ग्रीन होंगे, ये है, ठीक है। कैपिटल आर है पर स्मॉल वाई, कैपिटल आर है पर स्मॉल वाई, कैपिटल आर है प्लस राउंड होंगे लेकिन ग्रीन होंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि स्मॉल आर है मतलब रिंकल्ड होंगे, और एक कैपिटल वाई है मतलब येलो होंगे। ऐसे कौन से हैं देखिए, ये है, ये है और ये है। तो ऐसे कैसे होंगे, ये रिंकल्ड होंगे और येलो होंगे। लास्ट एक ऐसा होगा जिसमें दोनों चीजें रेसेसिव हो, वो ग्रीन भी हो और रिंकल्ड भी हो। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 9:3:1, ये इसका कौन सा रेशियो है, ये इसका फिनोटाइप का रेशियो है, ठीक है। फिनोटाइप का रेशियो हो गया। 9 कैसे होंगे, जो राउंड और येलो है। 3 ऐसे हैं जो राउंड है बट ग्रीन है। 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड हैं और येलो है, और एक ऐसा है जो रिंकल्ड है और ग्रीन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और डीएनए से फॉर्म होता है, और इस पे जीन्स
प्रेजेंट होते हैं। जीन्स क्या है, यूनिट ऑफ डीएनए है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ये क्या सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और इसी को यूनिट ऑफ हेरिडिटी माना जाता है। डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, जो जीन एपियर होते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स में रेसेसिव के प्रेजेंस में एपियर होते हैं, दूसरे की कैरेक्टर्स को दबाते हैं, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। रेसेसिव जीन ये तभी एपियर होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, जब अपनी तरह का दूसरा रेसेसिव जीन भी इनके साथ प्रेजेंट हो। जीनोटाइप क्या है, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन है, जैसे टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है, टॉलनेस, सॉफ्टनेस, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, फिनोटाइप है। F1 जनरेशन, जब दो पेरेंट्स क्रॉस करते हैं तो पहला जो जनरेशन होता है उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन जो बना, जो ऑफस्प्रिंग्स बने, उनके बीच में अगर मेटिंग होती है और जो नेक्स्ट जनरेशन बनता है उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन या सेकेंड फीलियल जनरेशन। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्यों, कैसे, जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसकी वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीन्स बताया आपको पेयर्स में वर्क करते हैं और एक पेरेंट पास ओनली वन ऑफ द टू जीन्स, जैसे दो होमोलोगस पेयर्स हैं तो एक मदर से मिलता है और एक फादर से मिलता है, ठीक है। दोनों जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, मदर और फादर से ट्रांसमिट तो होते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि उसे जीन्स कैसे मिले हैं। डोमिनेंट जीन्स जो होंगे वो एक्सप्रेस होंगे, रेसेसिव वाले दब जाएंगे, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, जिसमें से दो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई। फीमेल में ये दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं और मेल में ये दोनों क्रोमोसोम्स एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो एक्स वाई होता है। स्पर्म और एग में केवल एक सेट होता है। स्पर्म में या तो एक्स, मतलब ये जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारी मदर है, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, मदर से एग बनेगा तो एक एक्स, दूसरे में भी एक ही जाएगा, तो एक ही क्रोमोसोम जाता है, ठीक है। सेट में का एक क्रोमोसोम एक एग में जाता है। मेल में जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, तो एक स्पर्म में एक्स जाएगा और एक स्पर्म में वाई जाएगा, ठीक है। सारे एग्स में क्रोमोसोम कौन सा होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन स्पर्म्स में किसी में एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा और किसी में वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये डायग्राम से समझ में आएगा। मेल है, इसमें दो तरह के स्पर्म्स होंगे, कुछ स्पर्म्स में क्रोमोसोम एक्स होगा, कुछ स्पर्म्स में क्रोमोसोम वाई होगा, लेकिन फीमेल में जितनी भी एग्स होंगी सब में क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स होगा। अगर ये एक्स वाला स्पर्म फीमेल के एग से कंबाइन करे तो ये क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स से कंबाइन करे तो ये बनेगा, एक्स वाई बनेगा। अगर ऐसा बनता है तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो फीमेल होगी, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो चाइल्ड बॉर्न होगा वो मेल होगा। तो 50-50 चांस होता है, कुछ भी हो सकता है, या तो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड के रिस्पॉन्सिबल कौन है, फादर, क्योंकि मदर जो है वो दोनों जो एग्स प्रोड्यूस कर रही है वो एक्स एक्स ही प्रोड्यूस कर रही है। जो स्पर्म्स हैं उसमें डिफरेंस है, तो रिस्पॉन्सिबल, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, दैट इज फादर। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। कंप्लीट चैप्टर तो नहीं, जितना पोर्शन आपको इस साल डिसाइड किया गया है एनसीईआरटी ने बोर्ड्स के लिए, हेरिडिटी इवोल्यूशन पार्ट को हटा दिया गया है, उतना पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए।
और जहाँ भी कुछ चीज़ें आप वो कैसे प्यूरेट स्क्वायर बनाते हैं, ये जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे बना करके डायग्राम कॉपी पे, कई बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसको कई बार प्रैक्टिस करिए। अच्छा पोर्शन है, समझने वाला पोर्शन है, इंटरेस्टिंग है। जेनेटिक्स पोर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा ये पोर्शन। अभी 10th में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा लगा अगर आपको तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को प्लीज़ 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 ऑनलाइन ही वॉच किया करिए बच्चों, ठीक है। इससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलती है। चलिए, थैंक यू once again for watching. Good day.